ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन CM1 एंड व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स आर देयर। तो CM1 के अंदर हमने 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। थोड़ा सा मैं पोर्शन फास्ट डिस्कस करूंगा बिकॉज आई एम एज्यूमिंग कि ये सब आप करके आए हो। CM1A के अंदर क्या पूछा जाएगा, अब आपके पास कितने चैप्टर्स हैं? आप सारे ओल्ड ओरिएंटेशन सेशन देख के आए होगे, तो वहां पे कितने चैप्टर्स थे? 27। अगर आप को रीडिंग देखोगे उसमें कितने हैं? 28। लेकिन लास्ट ईयर तक कितने थे? 27। अब एक और चैप्टर आपका कम हो गया। नाउ यू विल बी हैविंग 26 चैप्टर्स अंडर CM1A एंड CM1B के अंदर हम क्या सीखेंगे? एक्सेल। तो जो हम चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं, जैसे CS1A के अंदर हमने जो भी चीजें सीखी थी वो हमने किसमें इंप्लाई करी थी? R लैंग्वेज के अंदर। सिमिलरली यहाँ पे हम CM1A के अंदर जो भी सीखेंगे वो हम किसके अंदर अप्लाई करेंगे? एक्सेल के अंदर। ठीक है, बाय एक्सेल व्हाट आई मीन इज आई एम नॉट सेइंग एडवांस एक्सेल। अगर आप लोग में से कुछ लोगों ने अगर कोर्सेज करे होंगे एक्सेल के, तो उसमें आपने देखा होगा एडवांस एक्सेल के अंदर मैक्रोस वगैरह भी यूज होते हैं। तो उतना एडवांस एक्सेल हमने नहीं करना, हमने सिर्फ यहाँ पे क्या फंक्शन सीखेंगे? इफ एल्स, वी लुकअप, ऑल दीज बेसिक फंक्शंस। अब आप में से कुछ बच्चे होंगे जो मेरे पास रिप्लाई भी आए हैं कि हमने एक्सेल कभी देखा नहीं। तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स ऐसा कोई है जिसने आज तक एक्सेल खोल के भी ना देखा हो? बता सकते हो देखा हुआ है एक्सेल कैसे करते हैं? सबने? ज्योति अब देख लिया, ठीक है। तो एक्सेल अगर किसी ने नहीं देखा, नो नीड टू वरी, हम क्लास में बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे एक्सेल खोलते कैसे हैं एंड विल बी स्टार्ट डिस्कसिंग फॉर 1+1 और फिर हम ग्रेजुअली मूव करेंगे इफ एल्स फंक्शन कैसे अप्लाई करता है। और मेरे पास पोर्टल में भी अलग से 7-8 लेक्चर्स हैं जो बिल्कुल फोकस किस पे कर रहे हैं? बेसिक एक्सेल पे। और उसके बाद हम ग्रेजुअली मूव करेंगे अपने CM1A के अंदर, जिसको हम अप्लाई करना सीखेंगे CM1B में। एनी डाउट स्टिल हियर? एंड स्टूडेंट्स प्लीज मेक दिस सेशन वेरी वेरी इंटरेक्टिव। आज की क्लास में हम कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, पूरा अपना एक स्ट्रक्चर लेआउट करेंगे जिस तरीके से हमने प्रोसीड करना है अप्रैल डाइट के लिए। अप्रैल में आई वाले स्टूडेंट्स भी हैं, तो कोई भी डाउट्स है स्ट्रेट अवे पूछते रहो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्पेशली यू गाइस, ऑफलाइन वाले तो पूछ ही लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो पहले हम IFOA की बात कर लेते हैं। IFOA के अंदर आपका 3 hours 20 minutes का एग्जाम होगा CM1A एंड 1 hour 50 minutes का एग्जाम होगा CM1B। सो आई एम अगेन रिपीटिंग दिस फॉर दोज गाइज जो अपना पहला एक्चुअल एग्जाम प्लान कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी CS1 दे रखा है या CB2 दे रखा है, वो लोग उनको थोड़ा सा आइडिया है इस चीज के बारे में। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, जो लोग पहला एक एक्चुअल एग्जाम दे रहे हैं तो ये बहुत ध्यान से आप लोग सुनना। 3 hour 20 minutes प्लस कितने मिनट्स का अपलोडिंग टाइम मिलता है आपको? 30 मिनट्स का अपलोडिंग टाइम यहाँ, 30 मिनट्स का अपलोडिंग टाइम यहाँ। तो ज्योति का 30 मिनट्स हम ये एग्जाम करने में यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमें अलग से अपलोडिंग टाइम दिया है। और ये आपको इतना ह्यूज अपलोडिंग टाइम क्यों मिला है? क्योंकि कई बार IFOA का पोर्टल क्रैश कर जाता है, तो इसलिए उन्होंने आपको एक्स्ट्रा 30 मिनट्स दे रखे। लेकिन एग्जाम आपका 3 hour 20 minutes का ही है, आपका हार्डली 5, 10, 15, 20 सेकंड्स मिलेंगे, क्योंकि आजकल इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज हो गई, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। 15-20 सेकंड से ऊपर आपको टाइम नहीं लगेगा अपना सॉल्यूशन पेपर अपलोड करने के लिए उनके पोर्टल पे। तो आपका 3 hour 20 minutes में आपको एग्जाम कंप्लीट करना है। एंड सिमिलरली जो एक्सेल का एग्जाम होगा वो आपका 1 hour 50 minutes एग्जाम है। अगर मैं IFOA की बात करूँ, ये आपका ओपन बुक एग्जाम है, ओपन बुक एग्जाम। एंड व्हाट डू वी मीन बाय ओपन बुक? कि आप कोई भी मटेरियल थ्रू आउट द एग्जाम यूज कर सकते हो। अभी उन्होंने कोशिश करी थी CB1 CB2 को चेंज करने के लिए अपना अप्रैल डाइट में, लेकिन अभी उन्होंने वो चीज़ अवॉइड कर दी अभी के लिए, उनसे नहीं हो पा रहा। वो कह रहे हैं हमसे ना हो पाएगा, अभी भी 2 साल से वो ट्राई कर रहे हैं, तो देखते हैं जब होगा। लेकिन अभी के लिए वापस से आपका ट्रेडिशनल फॉर्मेट में है। बाय ट्रेडिशनल अगेन आई डोंट मीन कॉपी पेन, आपका जो ट्रेडिशनल अब इन्होंने ऑप्ट करा हुआ है दैट इज ओपन बुक ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम। अब अगर हम बात करें अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के, ये भी आपका ओपन बुक एग्जाम है, बट बार बार मैं आपको एक वर्ड ओपन बुक बोल रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ IFOA वालों के लिए। लेकिन आप लोग मुझे बताओ, जो बच्चे आज मेरे साथ कनेक्टेड है ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या CS1A या CS1B अटेम्प्ट करते हो तो आपको किसी पॉइंट पे लगा था कि हमारे पास इतना टाइम है कि आराम से अपने फॉर्मूला रिवाइज कर ले, या फिर हम कोई मतलब चीज रेफर कर ले कहीं से? क्या इतना टाइम मिलता है? आपके पास 1 सेकंड का भी टाइम नहीं होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को पानी पीना होगा ना, वो भी आप लोग सोचोगे हमारे 5-10 सेकंड्स वेस्ट होंगे। तो सिर्फ नाम की बात है ओपन बुक। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो हमें बिल्कुल याद ही ना आ रही हो, उसको हम टाइम बचा तो बुक देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका अच्छे से एग्जाम प्रिपेयर्ड है तो आपका ओपन बुक वाली चीज़ यूजलेस है, ठीक है, उसका आपको कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं मिलने वाली। तो II वाले बच्चे बहुत मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं सर हम थोड़ा सा यहाँ पे डिसएडवांटेज में है कि IFOA वाले ओपन बुक कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ आप बहुत बड़े एडवांटेज में। रीज़न क्या है उसका? II वाले एडवांटेज में कहाँ है आप लोगों से?
हाँ, कॉपी पेन। तो आई वाले बच्चे भी डिसअपॉइंट मत हो, आपके पास एक एडवांटेज क्या है कि आप लोगों को एक्स्ट्रा वर्ड टाइपिंग नहीं सीखना। अभी मैं उसमें आऊँगा आगे वाले सेशन पे कि वर्ड टाइपिंग को कैसे करना है हमने टैकल। तो ये आप लोगों के पास एडवांटेज है। तो कुछ एडवांटेज IFOA वालों के पास, कुछ एडवांटेज आई वालों के पास है। तो यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर है? प्रियांशी क्लियर है? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स टू हियर, क्विकली टेल मी। ठीक है, सब केसेस आ रहे हैं। तो ये हमें सबको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं वेटेज की। सो व्हाट विल बी वेटेज फॉर CM1A? इट विल बी अगेन 70%, CM1B इट विल बी अगेन 30%। तो एक इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। देयर आर टू स्टूडेंट, स्टूडेंट X, स्टूडेंट Y। CM1A में उन्होंने स्कोर करा सपोज 70 एंड CM1B में उन्होंने स्कोर करा 50 एंड इस स्टूडेंट ने स्कोर करा 60। सो क्या इसका टोटल मार्क्स कितना आएगा? 70% ऑफ 70 विल बी 49 and 30% of 50 will be 15. Again, this will be 42 and 18. So total is 60. Total is 64. Now cutoff is 62. So who will be passing? तो यहाँ पे ये वाला स्टूडेंट पास हो जाएगा। अब एक कट ऑफ कैसे कैलकुलेट होती है? एनी आइडिया? कट ऑफ वो लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट डिपेंड्स ऑन मेजरली 2 फैक्टर्स। एक तो एग्जाम की डिफिकल्टी क्या थी इस बार, और डिफिकल्टी चेक करने का क्या पैमाना हो सकता है? बाकी बच्चों ने स्कोर कितना करा, तो उनका एक मिनिमम सेट पैटर्न है। अब देखा जाए ना, अगर आप पहले के रिजल्ट्स चेक करोगे ना, तो IFOA का एक सेट पैटर्न था कि वो 40 to 60% रिजल्ट्स निकालते थे अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स। लेकिन ये उन्होंने चीज ड्रॉप कर दी है, स्पेशली CS2 सब्जेक्ट के लिए। CS2 में कंसिस्टेंटली वो सिर्फ 30% रिजल्ट निकाल रहे हैं। उसके बारे में बाद में आएंगे हम। अभी के लिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि 40 to 60% रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो IFOA एग्जाम में। तो ये जो आपकी पासिंग डिसाइड होती है, ये एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल और बाकी बच्चों ने कैसा परफॉर्म करा, उस बेसिस पे वो लोग प्लान करते हैं। अब मेरा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी ने मेरे से पूछा था ये चीज़, अगर मैं इस स्टूडेंट के मार्क्स 52 कर दूं, अब इसका कितना स्कोर बनता है? कितना हुआ ये? 52 का 30% कितना होता है? कर लो कैलकुलेटर में। समवेयर अराउंड 15.66 कितना आएगा? 15.66 ही आएगा ना? कर लो ना, यू कैन यूज कैलकुलेटर गाइस, वी आर इन एक्चुअल क्लासेस। 52 इंटू 0.3 विल बी 15.66। तो अब इसका स्कोर कितना बना? इसका स्कोर बन गया अब 64.66। मुझे बताओ, अगर हमारी कट ऑफ 65 है तो क्या ये स्टूडेंट पास है या फेल है? पास है, पास है, पास है, डोंट नो। तो ये स्टूडेंट फेल है। रीजन बीइंग, अगर आपके मार्क्स 64.9 भी आ रहे हैं तो वो लोग आपका क्या लेंगे? एक पहले का इंटीजर। आपको राउंडिंग नहीं मिलेगी यहाँ पे। आपके मार्क्स क्या माने जाएंगे? 64 एंड यू विल बी पासिंग, सॉरी यू विल बी फेलिंग दैट एग्जाम। तो जैसे आपने बोला कि आपके 60 आए हैं और कट ऑफ भी 60 थी, तो आपका स्कोर 60 से लेकर 60.9 तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हल्का सा आधा नंबर कहीं हो जाता तो दोबारा फिर हमें अप्रैल में बैठना पड़ता है ना शिरीष। तो ये थी बात हमारी किसकी? पासिंग मार्क्स की। बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। अच्छा, अब एक और चीज, आपके जो एग्जाम्स हैं उसका स्कोरिंग कौन करेगा? आपको एग्जामिनर्स कौन होंगे? वो आपके प्रीवियस एक्चुअरीज ही होंगे या एसोसिएट एक्चुअरीज होंगे। तो क्या एक एग्जामिनर हमारा पेपर चेक करता है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे 2 एग्जामिनर क्वेश्चन चेक करेंगे। एग्जामिनर 1 ने, अगर मान लो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जामिनर 1 ने आपको 4 मार्क्स दिया और एग्जामिनर 2 ने आपको 3 मार्क्स दिया, व्हाट विल बी योर स्कोर इन दैट क्वेश्चन? एवरेज ऑफ बोथ दीज मार्क्स, व्हाट विल बी इट? 3.5। लेकिन अब होता क्या, कई बार एग्जामिनर 1 का टोटल होके आ रहा होता है 650 और एग्जामिनर 2 का टोटल होके आ रहा होता है 70। तो उस केस में क्या होगा? अगर बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी होती है ना, तो दे विल अपॉइंट अनदर एग्जामिनर, जिसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट रिव्यू। तो स्क्रिप्ट रिव्यू वाला एग्जामिनर होगा, वो आपको चेक करेगा। लेकिन उस केस में तीनों का एवरेज नहीं लगेगा। जो वो आपको फाइनल मार्क्स देगा वो आपके फाइनल स्कोर होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स क्लियर? अगेन दिस आई एम रिपीटिंग फॉर दो स्टूडेंट्स जो अभी अभी फ्रेश एंटर हुए हैं एक्चुअल फील्ड में। आई एम एक्सपेक्टिंग जिनका ये 2nd या 3rd एग्जाम है उनको ये सब चीज़ों का आइडिया होगा। यहां तक क्लियर है सब कुछ? नो डाउट्स क्लियर? ठीक है, अब हम अपने कोर रीडिंग में मूव करते हैं। थोड़ा सा अपना सब्जेक्ट समझते हैं, इसके अंदर हम पढ़ने के वाले हैं। लेट मी ओपन दी कोर रीडिंग नाउ। So this will be the book that we'll be using throughout this session.
So this is the entire content of CM1. You can see there are 28 chapters. लेकिन अब मैं आपको क्या बता रहा था, ये वाला जो चैप्टर था हमारा डेटा एनालिसिस, ये किस में मूव हो गया था, CS1 में, और ये वाला जो आपका प्रिंसिपल्स ऑफ एक्चुअल मॉडलिंग है ये अब आपका कोर्स से हट चुका है. सो अगर आपके पास कोई लेटेस्ट बुक मिलेगी आपको तो वो चैप्टर 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैश फ्लो मॉडल से. अगेन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ ये समझ सकते हो चैप्टर 3 जो है वो नई बुक में क्या हो जाएगा, चैप्टर 1. सिमिलरली जो चैप्टर 28 है वो क्या हो जाएगा, 26. सो देयर विल बी इन टोटल 26 चैप्टर्स नाउ. बट फ्रॉम विच चैप्टर वी विल बी स्टार्टिंग अवर करिकुलम, वी विल बी स्टार्टिंग डायरेक्टली विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी. एंड वाई वी आर नॉट डूइंग कैश फ्लो मॉडल्स, बिकॉज उसका जो भी कंटेंट है वो हम आगे वाले चैप्टर्स में कवर कर लेंगे. देयर इज नथिंग एडिशनल इन दिस चैप्टर दैट यू हैव टू स्टडी. तो एक चैप्टर मैंने आपका और कम कर दिया. सो इन टोटल यू हैव टू स्टडी ओनली 25 चैप्टर्स. ठीक है, काउंटिंग 26 है बट हमें ध्यान सिर्फ 25 चैप्टर्स पे देना है. अब थोड़ी सी बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, इस एग्जाम की हिस्ट्री की. तो CM1 की हिस्ट्री क्या है, अगर हम देखें हमारा पूरे एक्चुअल का करिकुलम जो है वो किस ईयर में चेंज हुआ था, लास्ट 2019 में. तो 2019 से प्रायर ये कौन से सब्जेक्ट्स होते थे, CT1 CT5. तो हर एक सब्जेक्ट की कोई ना कोई प्रायर हिस्ट्री है. तो CM1 की प्रायर हिस्ट्री क्या है, CM1 आपके 2 सब्जेक्ट्स का क्लब होके बना है, CT1 एंड CT5. तो CT1 के में हम कौन से इवेंट्स डिस्कस करते थे, जो सर्टेन इवेंट्स होते थे, जो सर्टेन इवेंट्स होते थे. सर्टेन इवेंट्स का एग्जांपल, अगर हमने एक लोन लिया, अगर हमने कार लोन लिया, तो आप मुझे बताओ कार लोन अगर हमारा 5 ईयर्स का है, तो 5 ईयर्स के कार लोन में अगर 2 साल मैं इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद मेरी डेथ हो जाती है, क्या मुझे वो बाकी के इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज सर्टेन इवेंट. कार एक एसेट है जो अभी भी मेरे पास है और मुझे वो पे करना पड़ेगा. इसके इरिस्पेक्टिव में अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, मुझे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से मैंने एक टर्म इंश्योरेंस परचेज करा. व्हाट डू वी मीन बाय टर्म इंश्योरेंस, अगर जो CM1 के 16, 17, 18 चैप्टर तक पहुंच गए उनको पता होना चाहिए. कोई है, ज्योति पहुंच गए कौन से चैप्टर तक, आप, वेरी गुड, नाइस नाइस. ज्योति एंड प्रियांशी बॉयज कहाँ तक, स्टार्ट ही नहीं करा. शरांश, शिरीष 9 तक हो गया. तो सारांश यू हैव टू पेस अप. ठीक है, तो बात, अच्छा सारांश इग्नोर कर रहे थे वो वाले मैसेज, स्टार्ट रिफ्रेशर के जो मैसेज आ रहे थे उसके नीचे जो लिखा हुआ था है ना, कवर टिल हियर, आप थोड़ा सा पेस अप करो. ठीक है, वरना लैग करोगे. तो यहाँ हमने टर्म इंश्योरेंस में क्या पढ़ा था, टर्म इंश्योरेंस क्या प्रोडक्ट होता है, ज्योति क्या होता है समझा दो. नहीं मिलेगा. तो एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, एक टर्म इंश्योरेंस कंपनी है, उससे हम एक टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, सपोज 10 ईयर्स का. उस 10 ईयर्स का टर्म इंश्योरेंस का क्या मतलब है, विद इन दोज 10 ईयर्स अगर हमारी डेथ होती है तो कंपनी हमें क्या करेगी, कवर करेगी उस नंबर ऑफ सम एश्योर्ड के लिए. जैसे मान लो सम एश्योर्ड हमने लिया 1 करोड़ का, तो अगर उस 10 ईयर्स के ड्यूरिंग हमारी डेथ हो जाती है तो कंपनी हमें क्या पे करेगी, 1 करोड़ रुपए. लेकिन आप मुझे बताओ अगर 11th ईयर में डेथ होगी तो क्या कंपनी हमें कुछ पे करेगी, नहीं, बिकॉज हमारा जो प्लान है वही 10 ईयर्स का है. अब मुझे एक और चीज बताओ, अब 10 ईयर्स के लिए मान लो हमने एनुअल प्रीमियम की स्कीम ली है, अब हमें हर साल एनुअल प्रीमियम पे करते जाना है. अब लेकिन अगर मेरी 3rd ईयर पे डेथ हो गई है तो क्या मुझे प्रीमियम पे करते रहना पड़ेगा, अरे भाई जब मरी गया हूं तो मेरे बिहाफ पे पैसा कौन देगा, गेटिंग माई पॉइंट. तो यहाँ पे क्या सर्टेन इवेंट है कि प्रीमियम जाएगा ही जाएगा, नहीं. तो ये वाला जो पोर्शन था ये हम किसके अंडर कवर करते थे, CT5 के अंदर. हाँ, कौन पे करेगा बताओ. अब मैंने एक कार होल्डर हूँ, ठीक है, मैंने कार के अगेंस्ट लोन लिया. फॉर एग्जांपल आई हैव परचेज वन होंडा सिटी. होंडा सिटी मेरी थी 12 लाख की, 2 लाख मैंने डाउन पेमेंट करा, 10 लाख का मैंने लोन लिया. 10 लाख का मैंने लोन लिया, मैंने 2 ईयर्स उसको पे करा. अब जो रिमेनिंग का मेरा अमाउंट है वो कौन पे करेगा, आप कह रहे हो कि चलो मेरी डेथ हो गई मैं नहीं पे कर रहा, लेकिन कौन पे करेगा, मतलब मेरी डेथ की वजह से बैंक के लॉस इनकर करेगा. इंश्योरेंस, अगेन इंश्योरेंस वाली बात तो आई ना, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा ना. अगर इंश्योरेंस नहीं लेनी पड़ी तो आप नहीं पे करोगे तो आपके फैमिली मेंबर्स को पे करना पड़ेगा. आपके फैमिली मेंबर्स नहीं पे कर पा रहे तो क्या होएगा, गाड़ी उठा लेंगे, गाड़ी उठा के वो गाड़ी आपकी सेल ऑफ करेंगे और उसके बाद जो पैसा आएगा उससे आपका लोन रिकवर करेंगे. मतलब इन शॉर्ट यू हैव टू कीप ऑन पेइंग द प्रीमियम. इट्स नॉट यू हैव टू पे द प्रीमियम, ईदर यू और योर ब्लड रिलेशन हैव टू पे द प्रीमियम. इज इट क्लियर. तो ये सर्टेन इवेंट्स हम किसके अंदर पढ़ेंगे, CT1 के अंदर, और CT5 के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, अपने अनसर्टेन इवेंट जो किसी एक डेथ पे इवेंट पे डिपेंडेंट थे. तो यहाँ पे जो हमारा पोर्शन डिवाइडेड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना. चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 14 तक है, वो किसका पोर्शन है,
वो CT1 का पोर्शन। अब ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप 2019 से प्रायर के प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व करोगे तो आपको जो क्वेश्चंस है वो कहाँ पे मिलेंगे? CT1 के पेपर्स में। और 15 से लेके जो आपके आगे यहाँ पे 28 तक चैप्टर्स हैं, ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? CT5 के पेपर्स में। इज इट क्लियर? अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेटेज की। तो वेटेज क्या रहने वाली है? अभी मैं कोर्स कंटेंट पे भी आऊँगा, हर चैप्टर के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे, थोड़ी सी उसकी बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या वेटेज रहेगी? तो इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है, लेकिन आप मोटा मोटा मान के चल सकते हो CT1 का पोर्शन समवेयर अराउंड 35 to 40% है एंड CT5 का पोर्शन समवेयर अराउंड 55 to 60% है। इज इट क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टिल हियर? तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। नहीं, क्योंकि CT4 का ये चैप्टर होता था प्रिंसिपल्स ऑफ एक्चुअल मॉडलिंग, जो आपका, जिसके अंदर हम 2 टाइप ऑफ मॉडलिंग पढ़ते थे, स्टोकास्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक, जो अब आपका कोर्स से हटा दिया और उसकी सेंस भी नहीं थी, बिल्कुल भी इस कोर्स के साथ पढ़ाने की कोई सेंस नहीं थी। इसको आप दोबारा पढ़ोगे अपने CP1 सब्जेक्ट के अंदर। CP1 पता है सबको? तो थोड़ा सा अवेयर रहो। CP1 एनी आइडिया किसी भी स्टूडेंट को कौन सा सब्जेक्ट है CP1? कब जाके हम पढ़ेंगे? रिस्क मैनेजमेंट आफ्टर 7। तो आफ्टर 7 इज द मिनिमम रिक्वायर्ड। वेरी गुड। लेकिन ऐसे जरूरी नहीं उसके बाद पढ़ेंगे। कुछ बच्चे होते हैं 7 के बाद पहले स्पेशलाइजेशन एग्जाम्स पिक कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं। तो CP1 इसलिए जानना जरूरी है, 2 रीजंस है। एक तो ये सबसे बड़ा एग्जाम है एक्चुअल का, सेकेंडली सबसे लेंदी, तो बड़ा और लेंदी की बात, और सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हम लोग पढ़ाई में क्यों घुसे हैं? अच्छी जॉब्स के लिए। जॉब्स के साथ इसका इंक्रीमेंट क्या होगा? ऑन एन एवरेज हर एग्जाम का इंक्रीमेंट जॉब में 50,000 to 1 लाख आज की रेट में है। इस एग्जाम का कितना इंक्रीमेंट है ऑन एन एवरेज? 3 लाख। तो इतना बड़ा एग्जाम है ये। तो मतलब अगर आप हायर हो रहे हो 14 लाख पे या 14 लाख पे आप 2-3 ईयर्स के बाद पहुंच रहे हो, एंड इफ यू गिव दिस CP1 एग्जाम एंड यू क्रैक इट, यू विल बी गेटिंग अ 3 लाख इंक्रीमेंट इनटू योर पैकेज। तो इसलिए इस सब्जेक्ट जानना बहुत जरूरी है। तो अगेन हम टॉपिक से भटक रहे हैं। तो ये जो मैं आपको ये बता रहा था, जो मॉडलिंग वाला हम टॉपिक्स है सारे अब हम CP1 के अंदर कवर करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स टिल हियर? ठीक है, सब केसेस आ रहे हैं। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कंटेंट की। तो अगेन जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया वो रिलेट कर पाएंगे, जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता क्या हम पढ़ने वाले हैं, नो नीड टू वरी। अभी मैं सिर्फ आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूं कि हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने के वाले हैं, ताकि जो बच्चे अभी मन बना रहे हैं कि हमने CM1 देना है नहीं देना, उनका थोड़ा एक क्लियरिटी आए कि हम लोग पढ़ने के वाले। तो पहले कुछ चैप्टर्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट्स एंड दिस डिस्काउंटिंग एंड एक्यूमुलेटिंग। यहाँ पे मेजरली बात क्या करेंगे कि अगर मेरे पास आज की डेट में 1 लाख रुपए है, अगर मेरे पास आज की डेट में 1 लाख रुपए, तो उस 5 साल बाद 10 साल बाद उस पैसे की क्या वैल्यू होने वाला है, एंड व्हाट फैक्टर डज दिस डिपेंड, व्हाट इंटरेस्ट रेट्स वी आर गेटिंग टिल दैट पीरियड। ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? अगर मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना है, अभी मैंने 12th खत्म करी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कितने साल बाद करूंगा? 3 साल बाद करूंगा। 3 साल बाद उसकी कॉस्ट 3 लाख है। तो आज की डेट में मैं कितना पैसा सेव करूं कि मेरे पास 3 साल बाद वो 3 लाख रुपए जमा हो जाए। इज इट क्लियर? तो ये सारी बातें एक मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं, ये हम इनिशियल के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद हम आएंगे लेवल एन्युइटीज, इंक्रीजिंग एन्युइटीज। यहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं ज्योति? एनुअली भी हो सकती है, वन टाइम पेमेंट नहीं हो रही, जहां पे आपकी इंटरवल की पेमेंट हो रही है। फॉर एग्जांपल लोन, अभी मैंने एक बात करी लोन की, मैंने कार लोन लिया, कार लोन में 5 इयर्स का ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल 5 इयर्स का मैंने लोन लिया, 10 लाख मेरा अमाउंट था लोन का। उस अमाउंट को पे करने के लिए हम मंथली लेते हैं EMIs। इंडिया में मंथली चलती है, बाहर अगर हम देखेंगे तो वीकली भी चलती है, क्वार्टरली भी चलती है। इंडिया में बेसिकली सारी EMIs मंथली फॉर्मेट में ही हम पे करते हैं। तो मंथली की जो हम पेमेंट निकालते हैं वो भी आप इस एन्युइटी कॉन्सेप्ट के अंदर ही पढ़ोगे। मतलब आप लोग चैप्टर 9 के आने तक आप अपना लोन की इंस्टॉलमेंट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। सो तभी मैं बोलता हूँ CM1 सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपके इनिशियल सब्जेक्ट में से, और सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है काफी बच्चों का, मेरा भी। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, हम लोग इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा रियल लाइफ से रिलेट करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम चैप्टर 9 तक पहुंचेंगे, यू आर एलिजिबल टू कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट ऑफ अ लोन, और यू कैन कैलकुलेट व्हाट अमाउंट शुड आई डिपॉजिट टू स्पेंड दिस मच एट दिस टाइम। और यहां तक आते आते जब हम लोन शेड्यूल और प्रोजेक्ट अप्रेजल तक आ जाएंगे, यहां तक आते आते आप लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हो। बाय फाइनेंशियल प्लानिंग व्हाट डू वी मीन? सारांश, क्या मतलब है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग से? एग्जैक्टली, वेरी गुड सारांश। तो
फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि आज अगर मैं 20 का हूँ एंड मैं एस्पायर कर रहा हूँ कि मैं 60 में रिटायर करूंगा, तो अगले 40 ईयर्स के लिए मैं कितना कितना पैसा डिपॉजिट करता जाऊँ ताकि मेरी आगे की लाइफ के लिए हम आराम से अपना सुकून से जीवन जी लें। और मेरा मन है इस बार हम लोग जब एक्सेल सीख रहे होंगे, मैं आप लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग भी थोड़ा सा बताऊं, ठीक है? तो कोर्स से थोड़ा सा ऑफ जाएंगे लेकिन आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? अच्छा आदित्य, वेरी गुड। आदित्य सिंह पीएथली पेबल इंस्टॉलमेंट्स भी निकालेंगे। तो जैसे बेटा अभी मैंने आपको मंथली पेबल बोला, वहां पे पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो वही सब चीज हम चैप्टर 9 तक सीखेंगे। अब यहाँ पे आगे आके आते हैं, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लोन स्केड्यूल्स, जो मैंने अभी बात कर चुका हूँ। प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रोजेक्ट अप्रेजल चैप्टर के अंदर क्या सीखा था प्रियांशी? किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए अप्रोचेस सीखी थी? नहीं यार, ठीक है, चैप्टर 16 तक हो गया। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर हमने क्या सीखा है कि अगर मेरे पास दो प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, मैंने देखना है मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है, मैंने देखना है कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट चूज करूं, कि मैं अपना पैसा प्रोजेक्ट ए में लगा रहा हूं या प्रोजेक्ट बी में लगा रहा हूं। उसको डिसाइड करने के लिए देयर आर फ्यू फैक्टर्स। क्या क्या? एक हो गया आपका एनपीवी, मतलब आज के डेट में किस प्रोजेक्ट की वैल्यू ज्यादा आ रही है, वो किस पे डिपेंडेंट है कि कितने मेरे इनफ्लोज कितने मेरे पास इनफ्लोज आएंगे और कितने मेरे आउटफ्लोज जा रहे हैं। सेकंड क्या हो सकता है, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, देन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो ज्योति क्या पढ़ता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पे? मैं पूछता रहूंगा आज, आप लोगों ने बोला 21 तक हो गया। फर्स्ट टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। एनपीवी पॉजिटिव फर्स्ट टाइम है कि वो हम उसको डीपीपी बोलते हैं। अगेन स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, हम क्या टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं, नो नीड टू वरी। अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा ग्रिल कर रहा हूं बच्चों को, जिन्होंने मुझे बताया, हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड कर चुके हैं। वी ऑल आर एट ग्राउंड जीरो। आज से पढ़ाई करना स्टार्ट करना है हमने। अगर अभी तक नहीं भी कुछ भी नहीं देखा, इट्स टोटली फाइन, लेकिन आज से जो आपको टारगेट्स आएंगे व्हाट्सएप पे, यू हैव टू फॉलो इट वेरी थोरोली। तो यहां तक आते आते उसके बाद हम आएंगे बॉन्ड्स, इक्विटी, प्रॉपर्टी। बॉन्ड्स, इक्विटी, प्रॉपर्टी में बेसिकली हम वैल्यू करना सीख रहे होंगे अपने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को। जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं ना, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, हम प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको वैल्यू करना हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। एंड लास्ट इज टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। यहां तक आते आते हमारा CT1 का पोर्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, CT5 का पोर्शन। CT5 के पोर्शन में आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट लगेगी अपने स्टैट्स के पोर्शन की। तो जो स्टूडेंट्स ने अपना CM1 पहला सब्जेक्ट ऑप्ट करा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा आके स्टैट्स सीखना पड़ेगा। तो जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन करा है या अभी सोच रहे हैं स्टार्ट करने का, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल स्टैट्स रिफ्रेशर के हमने लेक्चर्स डाल रखे हैं, तो नो नीड टू वरी। तो डायरेक्टली मेरे से बच्चे पूछते हैं कि क्या हम CM1 पहला दे, CS1 पहला दे। सिर्फ यहाँ पे आके थोड़ा सा चैलेंज आता है कि हमें मीन वेरियंस समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन नो नीड टू वरी। उसके 2-3 लेक्चर्स अगर हम देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा मीन वेरियंस एक रैंडम वेरिएबल का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे जो चैप्टर्स आते हैं 16, 17, 18, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपका पूरा बेस सेटअप करते हैं किसका, CT5 का। जैसे अगर मैं बात करूं CT1 की, ये भी ध्यान से समझना, चैप्टर 4 से 9 का कंटेंट बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम में डायरेक्टली टेस्ट नहीं होगा। अगर एग्जाम में डायरेक्टली टेस्ट की बात करूं तो जो 35 पोर्शन मैंने CT1 को दिया था, 35-40, उसमें से हार्डली 5-10 मार्क्स का यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। लेकिन अगर आपको लगेगा कि बाकी तो ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 11, 12, 13, 14, तो हम इनको ही पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके बिना वो चैप्टर बनेंगे ही नहीं, क्योंकि इन चैप्टर्स में डायरेक्टली आपकी एनविटीज यूज हो रही होंगी, इंटरेस्ट रेट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यूज हो रहे होंगे, तो वो चैप्टर्स करने के लिए वो आपको आने चाहिए। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे वो किन चैप्टर्स में से आने हैं, 11, 12, 13, 14। इज इट क्लियर? जो एक्सेल में क्वेश्चंस टेस्ट होने हैं वो किन चैप्टर्स में से होने हैं, डायरेक्टली 11, 12, 13, 14। सिर्फ ये 4 चैप्टर्स में से ही आपके एक्सेल में क्वेश्चंस टेस्ट होंगे CT1 पोर्शन के। तो एक्सेल का भी ऐसे ही, अगर मैं वेटेज गिनूं तो मैक्सिमम 40-45 मार्क्स फॉर CT1 एंड रिमेनिंग फॉर CT5। और क्वेश्चंस कितने आते हैं एक्सेल में, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा वो क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेंगे। क्लियर? वापस से अब हम CT5 पोर्शन पे आते हैं। जो जैसे मैंने CT1 पोर्शन का बताया आपको, चैप्टर 9 तक आपका बेस सेटअप होगा। CT5 पोर्शन का बेस सेटअप आपका ये 4 चैप्टर्स करेंगे, 15, 16, 17, 18। बहुत सारी डेरिवेशंस आप इसके अंदर पढ़ोगे। IFOI वाले स्टूडेंट्स के लिए डेरिवेशंस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब आपका ओपन बुक एग्जाम है, तो डायरेक्टली आपसे कुछ भी बुक वर्क टेस्ट करना नहीं पूछेंगे। लेकिन II स्टूडेंट्स इस पोर्शन को बहुत अच्छे से करेंगे और आपको डेरिवेशंस होल हार्टेडली आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि II कैन आस्क, बिकॉज आपका फिर से ओपन बुक एग्जाम नहीं है और ट्रेडिशनल आप कॉपी पेन बेस पे एग्जाम पे कर रहे होगे।
तो इन चैप्टर्स में हम बेसिकली सीखने के वाले हैं जो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वैल्यूएशन हम सीखेंगे। कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, एक आपका टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, एक आपका होल लाइफ कवर होता है। तो टर्म और होल लाइफ में फर्क क्या है, नाम से ही पता लग रहा है। टर्म आपको एक स्पेसिफिक टर्म के लिए इंश्योर करते हैं और होल लाइफ के लिए आप पूरी लाइफ के लिए इंश्योर होते हैं। फिर अगेन एक एंडोमेंट और इंश्योरेंस होता है, एक आपका प्योर एंडोमेंट होता है जिसके बारे में बात हम इस चैप्टर्स में करेंगे। नेक्स्ट आता है मेरे फेवरेट चैप्टर्स फ्रॉम CM1, दैट इज चैप्टर 20 एंड चैप्टर 21। और अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के इंटरव्यू में जाते हो जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, तो इन 2 चैप्टर्स को मार्क कर लो कि ये 2 चैप्टर्स हम रिवाइज करे बिना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के इंटरव्यू में बैठने नहीं जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ, ठीक है, तो ये चैप्टर्स करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, यहीं से उन्होंने क्वेश्चन पूछने आपसे इंटरव्यू में। तो यहाँ पे हम करने के वाले हैं, आप आगे जाके देखोगे आपके स्पेशलाइजेशन एग्जाम्स में एक एग्जाम है SP2। SP2 क्या एग्जाम है, लाइफ इंश्योरेंस डोमेन का। वहां पे हम लोग क्या सीख रहे होते हैं कि प्राइसिंग कैसे करनी है और रिजर्विंग कैसे करनी है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जाते हो ना, तो मेजरली ये 2 फील्ड्स है जहां पे आप काम करोगे। क्या क्या, एक प्राइसिंग और एक रिजर्विंग। प्राइसिंग का क्या मतलब होता है उसको पहले डिस्कस करते हैं। एक नई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई है मार्केट में, अब उसको अपना बिजनेस सेटअप करना है इंडिया में, क्या क्या फैक्टर्स होंगे वो पहले देखेगी कि क्या मैं यहाँ पे बिजनेस सेटअप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मतलब क्या फैक्टर्स होंगे। सबसे पहले वो ये देखेगा कि क्या मैं प्रीमियम चार्ज कर रहा हूँ। तो प्रीमियम कैलकुलेट करने वाले प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, प्राइसिंग, कि क्या प्रीमियम पे हम अपना एक प्रोडक्ट सेल करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइसिंग। वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। एनी आइडिया, एनी गेसेस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्विकली पुट योर आंसर्स इन द चैट सेक्शन। ऑफलाइन स्टूडेंट्स यू कैन टेल मी व्हाट आर द फैक्टर्स टू व्हिच अ कंपनी शुड डिसाइड देयर प्रीमियम्स। बताओ। बहुत अच्छा आंसर। एक सबसे पहला आंसर हो गया कि कॉम्पिटिटर्स क्या आस्क कर रहे हैं, सबसे पहले कि आपके जो और पीयर इंश्योरर्स हैं वो क्या आस्क कर रहे हैं। और व्हाट नेक्स्ट, अभी ये तो बात हो गई एक्चुअल के बाहर वाली, ठीक है। अब हम आते हैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, टर्म इंश्योरेंस किस चीज पे डिपेंडेंट है, डेथ पे। डेथ किस चीज पे डिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी पे, डेथ की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस कंट्री में हम जा रहे हैं उसका लाइफ टेबल क्या है। लाइफ टेबल मतलब कि हर एक एज पे मरने की प्रोबेबिलिटीज क्या है। इज इट क्लियर? तो लाइफ टेबल में हम क्या देखते हैं, अगर एक 30 ईयर ओल्ड पर्सन है उसकी क्या मरने की प्रोबेबिलिटी है, 31 उसकी क्या मरने की प्रोबेबिलिटी है। अब आप बोलोगे सर अगर प्रोबेबिलिटी मान लो 0.2 है तो क्या हम हर बार एक्सपेक्ट करेंगे 100 में से 20 लोग मरेंगे? अरे ऐसा थोड़ी ना, अगर 19 मरे तो एक बंदे को जाके हम खुद गोली मारेंगे। दीज आर जस्ट दी एक्सपेक्टेड डेटा कि हमारा जो पास्ट में हुआ होता है उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस एज पे कितनी डेथ होगी। अच्छा मुझे एक और आंसर बताओ, विद टाइम हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज मतलब आप कह रहे हो कि अगर आज कोई पर्सन 50 साल जिएगा तो कल जाके वो 40 साल जिएगा। इंक्रीज ही होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी। व्हाई? बिकॉज ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट, क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी इतना ग्रो कर रही है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। अच्छा अब आप लोग दिल्ली में रह रहे हो उसका आंसर दे रहे हो, जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, ज्योति का दिमाग वहीं पे था, AQI बहुत 500 चल रहा है, उसका नहीं मैं कह रहा, मैं आपको इन जनरल कह रहा हूँ। दिल्ली से हटके सोचो, और भी प्लेसेस हैं इंडिया में। मेडिकल एडवांसमेंट ज़्यादा कैसे, आज से 30 साल पहले की बात करो, क्या हमारे पास कैंसर का ट्रीटमेंट था? नहीं। अब बहुत सारी कंट्रीज ने कैंसर का भी ट्रीटमेंट निकाल लिया, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज ही होगी। तो उस वो हमें सारा जो एक नई कंपनी सेटअप करते हैं, फॉर एग्जांपल एक इंश्योरर है जो अमेरिका में डील करता है, अगर वो इंडिया में आके अगर अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है तो क्या वो सेम लाइफ टेबल लेके आ सकता है जो आपका अमेरिका में लाइफ टेबल बना होगा, क्या वो सेम लाइफ टेबल वो इंडिया में अप्लाई कर सकता है? रीजन, वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग है, यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग है। बेसिक फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर क्या हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी विच इज मोर्टेलिटी रेट। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? ओरिएंटेशन है, आज गप्पे मारते हैं, बताओ मुझे, थोड़ा अपना दिमाग खोलो, क्योंकि आगे जाके एक्चुअल में ना आपने यही सब चीजें करनी है। सिर्फ फर्स्ट 4 सब्जेक्ट्स है जहां पे हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कौन से? CS1, CS2, CM1, CM2, बाकी सब हमने यही चीजें करनी है। ओके, वेरी गुड आंसर वकास। सो ही इज सेइंग इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज एवरेज एजेस आर हायर। तो मैंने उसके बाद एक क्वेश्चन क्या पूछा था आप लोगों से, आई फॉरगॉट। अभी मैंने क्या पूछा आप लोगों से, बताओ मुझे, कौन कौन से फैक्टर्स है, जल्दी बताओ। एक तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया मोर्टेलिटी रेट्स। मोर्टेलिटी रेट्स मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग। व्हाट एल्स? लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, इसका रीजन क्या है? पहले लोग ले लेते थे टैक्स पर्पस के चक्कर में, अब अवेयरनेस आ रही है, चलो मैं उस फैक्टर को बोल रहा हूं ले लेंगे। अगर
सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, प्रीमियम क्या सेट करें। प्रीमियम क्या सेट करने के लिए हमने क्या सोचा, कंपटीशन कितना है। फिर हमने क्या देखा, किस किस फैक्टर पे हमें देखना पड़ेगा कि हमें पैसा देना किस रेट पे है। पैसा दे दिया, अब प्रीमियम आएगा, उस प्रीमियम जो आया हुआ प्रीमियम होगा उसको हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट भी तो करेंगे। ये थोड़ी ना हमने उसको सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करके रख दिया। तो हमने ये देखना है कि हमें उस कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, जो हमारे पास प्रीमियम कलेक्ट हुआ उसको हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पर हमें कितना रिटर्न आएगा। व्हाट एल्स, इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं उस कंट्री के अंदर। व्हाट एल्स, और कोई फैक्टर्स हो सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। अब इस फैक्टर पे हम ये आ सकते हैं जो सारांश ने दिया था। तो अगर हम एक बिल्कुल, जैसे इंडिया को तो मैं फिर भी बोलूंगा एक डेवलपिंग के बहुत अच्छे स्टेज पे, लेकिन अगर हम किसी अफ्रीकन कंट्री में चले जाएं तो सारांश में आपका पॉइंट थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूं कि वहां पे उतना अवेयरनेस है या नहीं है, है ना, कि उस इंश्योरेंस को लेंगे कितने लोग, तो वहां पे अवेयरनेस है या नहीं है। तो ये सब फैक्टर्स है जहां से हमारा प्रीमियम डिसाइड हो गया था। ये किसके अंडर आता है, सारा प्राइसिंग के अंडर। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, रिजर्विंग। रिजर्विंग क्या है, उसका बड़ा भाई। अब प्रीमियम्स आपके पास आ गए, जिसकी मैंने थोड़ी सी भी बात करी, प्रीमियम्स आ गए, लेकिन अगर मेरे पास एक 30 ईयर एज ओल्ड पर्सन है, उसने मुझे आज प्रीमियम दिया, तो क्या वो सारा का सारा प्रीमियम मैं अपने प्रॉफिट डिक्लेयर कर दूंगा अगर उसकी 30 में डेथ नहीं हुई। मुझे ये बताओ, समझ आया मेरा क्वेश्चन, समझ आया। 30 ईयर एज ओल्ड पर्सन है, उसने एक 1 करोड़ का सम एश्योर्ड खरीद रखा है, उस पर उसने मान लो समवेयर अराउंड 10-15,000 का प्रीमियम निकलेगा, 10-15,000 का प्रीमियम पे करा, वो 30 से 31 तक वो सर्वाइव कर गया। अब क्या वो 15 का 15,000 रुपए कंपनी प्रॉफिट डिक्लेयर कर देगी एंड ऑफ द ईयर में और शेयर होल्डर्स में बांट देगी? नहीं, वाई? अभी तो उसका चल ही रहा है। आप उस 15,000 में से अगर उसने 15,000 को प्रीमियम दिया तो उस साल का कुछ पोर्शन ही है जो आपका रिस्क हट गया, बाकी जो 15,000 में से कुछ पोर्शन है वो आगे साल के लिए आपको आगे लेके चलना है। क्योंकि अगर इस साल में डेथ नहीं हुई, देयर इज अ चांस कि अगले साल में डेथ हो जाए, अगले साल में नहीं हुई, देयर इज अ चांस उसके अगले साल में हो जाए। तो हम क्या करते हैं, अपने रिजर्व्स बना के रखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अपने रिजर्व्स बना के रखते हैं। वो पूल ऑफ फंड होता है जहां से रिस्क अगर आया तो कंपनी अगले सालों में उस पैसे को यूज कर लेगी। समझ आया? तो बेसिकली इस चैप्टर 20-21 में हमने क्या मेजरली चीजें सीखनी है, ग्रॉस प्रीमियम्स विच इज प्राइसिंग, ग्रॉस प्रीमियम रिजर्व्स विच इज रिजर्विंग। तो यहाँ पे हम सिर्फ कैलकुलेशन सीखेंगे, इसका एप्लीकेशन कंटेंट सब कुछ हम 2 सब्जेक्ट्स के अंदर सीखेंगे, एक CP1 और दूसरा स्पेसिफिक एग्जाम विच इज SP2। तो जो अपना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे होते हैं वो SP2 ऑप्ट करते हैं। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, चैप्टर 22-23, इनको मार्क कर लो, ये हम लास्ट में करेंगे। कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है लास्ट में करने का, बिकॉज इसके अंदर अलग से हम इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, क्योंकि 21 के बाद अगर इन पे आएंगे ना तो हमें लगेगा हम बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गए। तो 22-23 हम हमेशा लास्ट में करेंगे। 21 के बाद हम किस चैप्टर में मूव करेंगे डायरेक्टली, 24 मोर्टेलिटी प्रॉफिट पे। लेकिन मैं बता देता हूँ 22-23 में हम करने के वाले हैं जॉइंट लाइफ एंड लास्ट सर्वाइवल फंक्शंस। अभी तक हमने बात क्या करी एक इंडिविजुअल की, लेकिन देखा होगा आपने घर में जब हमारे पेरेंट्स होंगे या कुछ होंगे वो फैमिली कवर लेते हैं, जॉइंट कवर लेते हैं कि मम्मी पापा का इकट्ठा प्रीमियम जा रहा है ना। तो वो किसके अंदर हम ये सारी पढ़ाई करते हैं, जॉइंट लाइफ एंड लास्ट सर्वाइवल फंक्शंस। बेसिकली इसके अंदर हम क्या बात कर रहे होते हैं कि जब 2 लाइफ्स को हम इकट्ठा इंश्योरेंस देते हैं तब प्रीमियम्स थोड़ा सा रिड्यूस होकर जाते हैं, क्योंकि 2 रिस्क को हमने इकट्ठा पूल कर दिया। अब कुछ इंश्योरेंस कंपनी लेवल पे भी होते हैं। आप देखोगे जब आप एक MNC में जाओगे, वहां पे अगर 100 एम्प्लॉयज है तो 100 एम्प्लॉयज का एक इकट्ठा ग्रुप कवर वो देंगे। वो ग्रुप कवर लेने का लाइफ एक आपके एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट होगा, बिकॉज जितने ज्यादा आप इकट्ठा पॉलिसी परचेज कर लोगे उतना ज्यादा आपका रिस्क कम हो जाएगा। ये आप लोग जो CS1 पढ़ के आए उनको पता होना चाहिए, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे भी आपका अप्लाई होगा। क्लियर टिल हियर? Online students, any doubts till here? Okay, there were few responses. Can purchasing power parity can be a factor? हाँ, obviously, मतलब वो तो फैक्टर रहेगा ही रहेगा इंडिया में कितना, लेकिन उस हिसाब से बेटा सम एश्योर्ड भी चेंज हो जाएगा ना, वो तो करेंसी वाली चीज आ जाएगी, मतलब दैट इज डिफरेंट। वकास इज सेइंग नो मैनेजमेंट विल सेट असाइड सम अमाउंट फॉर एक्सपेंस फॉर द फ्यूचर लाइक रिस्क्स ऑफ डेथ। ठीक है, वेरी गुड वकास। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मोर्टेलिटी प्रॉफिट। मुझे पता है थोड़ा सा आप लोगों के लिए बर्डन होगा ये इतना सारा कॉन्सेप्ट्स लेके जाना, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने स्टार्ट नहीं करा, लेकिन आपको एक ग्लिम्स देने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि हम लोग पूरा सब्जेक्ट में पढ़ने के वाले हैं। तो ज़्यादा मैं आगे नहीं जा रहा, बिकॉज ये वाले सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको इस स्टेज पर समझाना ट्रिकी हो जाएगा। बस ये समझ लो, आपको कोई इंश्योरर आता है घर पे यूलिप प्लान समझाने,
यूलिप क्या होता है? एनी आइडिया? किसी को आइडिया है? सब कॉलेज में है, थोड़ा सा आइडिया लेना शुरू करो इन्वेस्टमेंट प्लान्स के ऊपर। कोई आइडिया है यूलिप? किसी ने सुना है कभी? टर्म भी सुना है यूलिप? नो वन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी वन? सो दिस इज यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे क्या होता है, आपको लाइफ इंश्योरेंस कहेंगे, आप यूनिट्स के फॉर्म में कुछ कुछ पैसा हमें देते रहो, हम आपको क्या करेंगे, उस पैसे का कुछ पोर्शन इन्वेस्ट भी करेंगे और कुछ पोर्शन अगर आपकी डेथ हो जाती है उसके लिए भी कैपिटल साइड रखेंगे। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस का एक कंबाइंड प्लान होता है। उन सब की कैलकुलेशंस हम लोग इस 26 और 27 और 28 चैप्टर में सीखेंगे। मतलब ये सीखने के बाद आप बिल्कुल एक यूलिप जो प्लान बेचने वाले हैं उसके साथ बैठ के उसको खुद से पूछ सकते हो चीज़ें कि ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ कैसे है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वाला सब्जेक्ट करने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें रियल लाइफ से लिंक कर सकते हो। बट इट्स अप टू यू कि आपको अपनी नॉलेज, अब अभी हम ये बहुत कुछ समझ रहे हैं, लेकिन जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, मैं देखता हूँ मेजॉरिटी बच्चा सिर्फ किस पे लगा रहता है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आया 1200, कि ये 1200 पीछे से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। मैं हमेशा कहता हूँ ये आपकी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज एग्जाम में अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपका ये नहीं भी मैच कर रहा तो इसके कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके हिसाब से 20 नंबर में? हार्डली हाफ या एक, और कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट एग्जामिनर 2 नंबर काट लेगा। आपका मेजर पार्ट क्या होना चाहिए? ऊपर वाला, कि हमने इक्वेशंस जो बनाई हैं वो सही बनाई है नहीं बनाई, हमने जो एजम्पशंस लिए हैं वो कैसे लिए। फाइनल आंसर डजंट मेक एनी डिफरेंस। इज इट क्लियर? ऑब्वियसली वो भी मैच करना चाहिए, बट हमारा पूरा ध्यान ऊपर वाले स्टेप्स पे नहीं होता, हम सिर्फ ये होता है कि हमारा फाइनल आंसर क्यों नहीं मैच करा। ठीक है, तो समझ आया यहां तक मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? कॉन्सेप्चुअली समझना इस सब्जेक्ट को बहुत जरूरी है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन एग्जाम निकालना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स हियर? देन आई विल प्रोसीड विथ नेक्स्ट सेट ऑफ कंटेंट। तो ये था हमारा पूरा CM1 का हाईलाइट। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि कितने आवर्स हम इस पे डिवोट करना चाहिए। सो आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू इन्वेस्ट समवेयर अराउंड 300 to 350 hours towards this subject, and we are having almost 4 months from now onwards. For IFO students we have 4 months। तो मैथ्स लगा के डिवाइड कर लो, ऑन एन एवरेज हमें हर दिन कितनी पढ़ाई करनी है, कितना बनता है? 120 डेज। तो 120 डेज डिवाइड बाय 320 ले लो या 360 ले लो, टू बी प्रिसाइज 3 आवर्स। सो 3 आवर्स डेली दोगे तो ये वाला सब्जेक्ट इजीली हो जाएगा। अगेन देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने सितंबर अक्टूबर से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और वो ऑलरेडी चैप्टर 2021 या फिर उसके अराउंड घूम रहे हैं, तो उनके लिए वो आवर्स अपने आप कम हो जाएंगे। लेकिन सारांश आपके लिए 3 आवर्स है डेली, है ना? ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करना है, जस्ट जोकिंग। तो जो बच्चे आज से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, ये एवरेज नंबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि डेली आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ये मेक श्योर करना है कि हमारा कोई भी दिन मिस ना हो। एक्चुअल में देखो, गारंटी लेने के ना एग्जाम्स का एक ही तरीका है, आपका कोई भी 1 या 2 हफ्ते ऐसे नहीं जाने चाहिए जहाँ पे आप किताब को हाथ नहीं लगा रहे। और ये मैं सिर्फ आपकी कॉलेज लाइफ की बात नहीं कर रहा, अगर आपका एम एक एक्चुअरी बनने का है। अच्छा, इंडिया में कितने एक्चुअरीज हैं अभी? एनी आइडिया, एनी गेसेस? समवेयर अराउंड 650 एक्चुअरीज इन इंडिया। और क्या नंबर की रिक्वायरमेंट है? 25,000। याद है सुरेश? 20, ठीक है, अच्छा डीपी पे लगा हुआ है, 25,000 एक्चुअरीज बाय द एंड ऑफ 2030। तो आप ये देख रहे हो डिमांड सप्लाई का कितना बड़ा मिसमैच है। तो अगर आपका अल्टीमेट गोल एक्चुअली बनेगा, देखो हम इस स्ट्रीम में क्यों घुसे? क्योंकि हमें बहुतों ने क्या बोला है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। लेकिन वो बहुत पैसा कब है? एक्चुअली बनने के बाद, एक्चुअली बनने के बाद और प्रॉपर एक्सपीरियंस लेने के बाद। तो अगर आप इस स्ट्रीम में घुसे हो ना, तो अल्टीमेट गोल आपका एक्चुअली बनना होना चाहिए। सिर्फ आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आफ्टर क्लियरिंग 3 to 4 एग्जाम्स हम एक अच्छी सी जॉब ऑप्ट कर लेंगे और फिर किसको एग्जाम देने हैं। मतलब ये एक बहुत शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, लेकिन अगर आपको इस स्ट्रीम में कुछ फोड़ना है, कुछ एक्सेल करना है, तो आपका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? हमें एक्चुअली बनना। और जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, मेरा आप लोगों को एक ही रिकमेंडेशन है कि ट्राई टू क्लियर 5 to 6 एग्जाम्स इन योर ग्रेजुएशन, एंड इट्स इजीली अचीवेबल। जैसे अगर मैं शिरीष आपका एग्जाम्पल हूँ, आपने 12th के जस्ट बाद स्टार्ट कर दिया था, विद इन 6 months ऑफ योर ग्रेजुएशन यू हैव ऑलरेडी कंप्लीट 2 सब्जेक्ट्स। अब आपके पास 5 सेमेस्टर्स है, कितने एग्जाम निकालने हैं? सिर्फ 4। लेकिन उसका मतलब ये नहीं हम ढीले हो जाएंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ये चीज़ करना। करना क्या है, कोई भी दिन हमने अपना बिना पढ़े नहीं छोड़ना,
चाहे हम आधा घंटा पढ़ रहे हैं चाहे हम 1 घंटा पढ़ रहे हैं, पढ़ना जरूर है। और जो कुछ डेज ऐसे होने चाहिए जहाँ पे आप एक्स्ट्रा स्टडीज भी कर रहे हो, 6 आवर्स 7 आवर्स जहाँ पे आप लोग डिवोट कर रहे हो। बहुत चीज़ें आएंगी, इंटरनल्स आएंगे, एक्सटर्नल्स आएंगे, ये चीज़ें चलती रहेंगी, है ना। ग्रेजुएट जो हो गए हैं उनके पास और अलग ऑब्लिगेशंस हैं, लेकिन पढ़ाई हर रोज़ करनी है। अब आते हैं आप लोगों के डिलीवरेबल्स पे। जो बच्चों ने एक सब्जेक्ट ऑप्ट करा है, कम से कम आप लोगों का एम होना चाहिए कि हम लोग फेब एंड तक अपना पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दे फ्रॉम द वीडियोस। और जब हम आगे इन सेशंस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, दैट विल बी ओनली फॉर योर रिवीजन। जिन बच्चों ने 2 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करे हैं, दे शुड एम फॉर 15th Feb फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स। ठीक है प्रियांशी, 2 दे रहे हो 1 दे रहे हो? फिर फाइनली नहीं पता, स्टार्ट करा CB2 नहीं करा? ठीक है, तो 15th Feb तक हमें एम करना है कि दोनों सब्जेक्ट्स हमें खत्म करना है। एंड यू हैव ऑल्सो ऑप्टेड फॉर CB1, है ना, तो आप लोग, आपके लिए भी यही है। तो 15 फरवरी तक आपका बिल्कुल बेटा डेड एंड दोनों सब्जेक्ट्स होना चाहिए। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स थोड़े से, है ना, हमारे दबंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3 सब्जेक्ट्स भी ऑप्ट करे हैं, तो आप लोग थोड़ा और जल्दी कर लो। 31 जनवरी तक आपके बेटा तीनों सब्जेक्ट्स खत्म होने चाहिए। अगेन ये पैटर्न तभी ऑप्ट करो जब अपने आप को चैलेंज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्टिक टूवर्ड्स 2 सब्जेक्ट्स एज वेल, एंड 2 सब्जेक्ट्स आर इजीली अचीवेबल विद दिस टाइप ऑफ वर्क एफर्ट। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं डायरेक्टली आऊँगा अपने CM1 के पूरे प्लान पे कि हम लोगों को कैसे प्रोसीड करना है अगले 3-4 मंथ्स में। ऑफलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? किसी को भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स टिल हियर? तो मुझे देना चाहिए या फिर मुझे MCQs का वेट करना चाहिए, है ना? $1 मिलियन क्वेश्चन चल रहा है आज की डेट में मार्केट में। मुझे ये बताओ, ये इन्होंने MCQ फॉर्मेट में लाना सबसे पहले कब अनाउंस कर रहा था सारांश, अगर आप अवेयर हो? नहीं 7.5 ईयर्स तो नहीं, 1.5, हाँ बिल्कुल सही बोला। समवेयर अराउंड अप्रैल 2022 में उन्होंने अनाउंस करा था। और इस बार तो मतलब सब बेट कर रहे थे करेंगे ही करेंगे। अगर इनसे इतने बड़े ईयर स्पैन में नहीं हुआ, सो व्हाट इज द सर्टेनिटी कि वो लोग सितंबर में करेंगे? व्हाट इज द सर्टेनिटी वो अगले अप्रैल में होगा ही होगा। एंड व्हाई आर यू वेटिंग फॉर इट? कंटेंट आपको वही सेम पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस बच्चों को लगता है ना कि ऑब्जेक्टिव क्रैक करना एज कम्पेयर टू सब्जेक्टिव ईजी है, ये मिथ है। रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव का एडवांटेज क्या है कि हमें वर्किंग नहीं दिखानी, हमें सीधा आंसर मार्क करके आना है। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर आपका A ऑप्शन गलत है और B सही था, क्या आपको वहां पे कुछ पार्शियल मार्क भी मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपका एक एग्जाम सब्जेक्टिव है, अगर आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसको आप प्रॉपर स्टेप वाइज करके आओगे। अभी हमने डिस्कस करा, फाइनल आंसर गलत भी हो तो आपको उन स्टेप्स के तो मार्क्स मिल रहे हैं, तो बिल्कुल जाओ सब्जेक्ट के लिए। बिल्कुल भी नहीं सोचना हमने जाना या नहीं जाना, वो तब सोचना है जब एग्जाम भरने की लास्ट डेट पे आपको कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो कि मुझे 2 सब्जेक्ट्स के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, फिर सिर्फ CM1 भर लेना। लेकिन अभी के लिए अपने आप को चैलेंज करो, जिन्होंने 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करे हमें 2 करना ही करना। क्लियर? अभी भी 40 मार्क्स तो है ही MCQs, बिल्कुल 40 तो अभी भी है MCQs। और अगर वो लोग पूरा MCQ लाएंगे तो या तो उस MCQs वो बहुत ट्रिकी करेंगे, या फिर वो एग्जाम हो सकता है 1.5 या 2 घंटे का कर दे। हाँ, कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल केक वॉक होगा MCQ निकालना। ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स टिल हियर? ठीक है, अब हम आते हैं अपने स्केड्यूल पे और हर एक चीज़ में आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों को कैसे प्रोसीड करना है। लेट मी जस्ट ओपन माई स्केड्यूल फर्स्ट। सो आई एम शोइंग फॉर IFOA। II का बिल्कुल सेम है, सिर्फ मॉक की डेट्स अलग है। तो बिफोर गोइंग टू दैट, अगेन दो स्टूडेंट्स who are studying with us for the first time, do look at this 6-step series. So शिरीष, ज्योति फॉलो करे थे 6 के 6 स्टेप्स? हर एक शिरीष नहीं करे ना? नहीं आते थे यूनिट टेस्ट? नहीं, CS1 के लिए लास्ट में यूनिट टेस्ट नहीं सबमिट करे। ये जो तुम पासिंग मार्क्स में आए हो ना, जो एंड के यूनिट टेस्ट छोड़े उसी वजह से आए हैं। तो फिर असाइनमेंट्स नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट में याद है मिसिंग थी चीजें, है ना? थी ना? तो डिस्कस कर लेते हैं 6 स्टेप्स क्या हैं। ऑल स्टूडेंट्स क्विकली हैव अ लुक एट इट हियर। सो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू गो थ्रू ईच चैप्टर वीडियो बिफोर द लाइव क्लास। Second step is, this is very important, attend live classes and take active participation in doubts and discussion sessions. What do we mean by active participation? ये नहीं होना चाहिए मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और आप लोग उसको नोट डाउन करो। आप लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए और आप लोगों की तरफ से मेरे पास फाइनल आंसर्स आने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? थर्ड स्टेप इज
गोइंग थ्रू कोर रीडिंग एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द चैप्टर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो बच्चे पहला अपना एग्जाम प्लान कर रहे हैं तो मेरे पास ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे। लेट मी शो यू इन द कोर रीडिंग। तो एक पर्टिकुलर चैप्टर खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, दे आर देयर एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर। इज इट क्लियर? सो दिस इज योर थर्ड स्टेप, गोइंग थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर। फोर्थ स्टेप इज सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट 3 स्टेप्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 3 सारे कर लेते हैं, जो पास फेल का डिफरेंस है ना वो आपके आखिरी के 3 स्टेप्स से डिसाइड करेंगे। दैट इज प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चंस मेंशन्ड इन द समरी लिस्ट एंड पास्ट पेपर क्वेश्चंस ऑफ बोथ आईएफओ आई। अब आपका डाउट होगा सर ये समरी लिस्ट क्या है? लेट मी शो यू दैट एज वेल। अगेन दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद अस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से एक समरी लिस्ट खोल के। अच्छा, समरी लिस्ट भी उस चैप्टर की खुली है जो अब कोर्स में नहीं है, लेकिन अगेन आपको पता लग जाएगा। तो जैसे हमारे पास एक पर्टिकुलर चैप्टर है, तो आपके लिए हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखी है कि अगर आप लोग अप्रैल 14 का पेपर खोलोगे तो उस चैप्टर के कौन से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 3-4 है, तो चैप्टर 3-4 का जब हमारा पहले 3 स्टेप्स हो गए, वी विल मूव टू समरी लिस्ट ऑफ दैट चैप्टर्स एंड हम ये वाले सारे क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस कर देंगे। आईएफओ स्टूडेंट्स सिर्फ आईएफओ के पास पेपर्स ही करेंगे, और आईए स्टूडेंट्स आपको पहले आईआई करने हैं, और अगर हो गया तो आप लोग आईएफओ भी कर सकते हो, लेकिन आईएफओ वालों को आईआई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। क्लियर? आपने स्टार्ट करे थे पिछली बार, है ना? इस बार बिल्कुल भी मत करना। नहीं, पिछली बार नहीं करे थे CS1 के स्टार्ट, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ आई। दिस विल बी अवर फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप विल बी complete your assignments as per the deadlines I will show you for your diet, and last is attempt unit tests and mock test at the stipulated timelines. So these are the deadlines. Again nothing to note, ये आप लोगों के कंटेंट ब्राउजर पे या फिर एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अपलोडेड है फाइल्स, आप सिर्फ एक लुक देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको पहला डेडलाइन 19 जनवरी दिख रहा होगा, जो आपको लग रहा होगा अभी बहुत दूर है, लेकिन उसके बाद जस्ट देखो कितने टाइम बाद है, सिर्फ 6 डेज का डिफरेंस है, और उसका अगला फिर से 10-12 दिन, फिर भी 10-12 दिन। तो ये डेडलाइंस भागेंगी। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि दिसंबर में हम CT1 पोर्शन तो खत्म कर दें। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी ज्वाइन करे, जो ऑलरेडी अक्टूबर-नवंबर में ज्वाइन करे बैठे हैं, तो उनसे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, है ना शिरीष? चैप्टर 9 तक सारा अंश स्टार्ट करना है। तो अभी तक जो हमने टाइम लूज कर दिया, अब उसको कैच करना है और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने शुरू करो। Clear till here? And these are the deadlines you can see. And you have to, अच्छा एक क्वेश्चन है मेरे पास ऑनलाइन स्टूडेंट का कि असाइनमेंट्स हमें सबमिट कैसे करनी है। तो आईए स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए डिफरेंट असाइनमेंट्स हैं, सॉरी असाइनमेंट्स आपके लिए सेम है, यूनिट टेस्ट डिफरेंट है। आईए वाले बच्चे मुझे प्रॉपर कॉपी पेन पे करके स्कैन करके भेज सकते हो, या इंस्टीट्यूट में आके अपने पेपर सबमिट कर सकते हो। आईएफओ वालों को कैसे सबमिट करनी है? वर्ड पे टाइप करके। देयर इज नो अदर वे, आप लोगों को वर्ड पे टाइप करना ही है। अभी मैं उस पर भी आऊँगा कि हमें वर्ड पे टाइप पे कैसे प्रोसीजर फॉलो करना है। और यूनिट टेस्ट भी आईआई के अलग यूनिट टेस्ट है और आईएफओ के अलग यूनिट टेस्ट है। आईआई वाले बच्चों को अपना नॉर्मल कॉपी पेन पे करना है, और आईएफओ वालों को नॉर्मल अपना वर्ड पे टाइप करके सबमिट करना है। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन पे कि हम लोगों ने ये सब डिस्कस कर लिया। अच्छा, उससे पहले मैं आऊँ, आप लोगों को 3 चीज़ें हमेशा अपने पास रखनी है फॉर न्यूमेरिकल एक्चुअल सब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज एक्चुअल टेबल्स, सेकेंड इज कोर रीडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड थर्ड इज कैलकुलेटर। ये 3 चीज़ें हमेशा लाना क्लास में जब भी आ रहे हो। CM1 के लिए मैं बोल दूंगा एक्चुअल टेबल्स अभी के लिए नहीं भी लाओगे चल जाएगा, बिकॉज CM1 में आपके पास ऑलरेडी एनविटीज़ की वैल्यू एक्चुअल टेबल्स में होती है। जो चैप्टर 8-9 हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम एनविटीज़ कैलकुलेट करते हैं, और वो आपको ऑलरेडी एक्चुअल टेबल्स में मिलेंगे। लेकिन हम लोग इनिशियल के 1-1.5 महीना उसको टेबल्स में देखने की जगह कैसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से। उसका रीजन क्या है? एक्चुअल टेबल्स में कुछ कुछ परसेंटेजेस पे एनविटी की वैल्यू लाइक 6%, 7%, 8% लाइक दिस, लेकिन हमें एग्जाम में 6.25% भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हमें अपना एक स्पीड मेंटेन करके रखना है कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है? तो वो स्पीड लाने के लिए चाहे आपको 6% भी ना आए, चाहे आपको वो वैल्यू मिल जाए जो टेबल में मेंशन्ड है, हमें अभी के लिए उसको कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं अपने 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे जहां मोस्टली बच्चे स्ट्रगल करते हैं और एंड में बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए एग्जाम क्रैक करना।
तो IFOI वालों के लिए दो चीज़ें ध्यान रखना, आई वालों के लिए एक चीज़ है। पहले मैं कॉमन चीज़ बताता हूँ कि जो हमारे पास एक CM1B एग्जाम है विच इज़ एक्सेल, उसको हमें लास्ट के लिए नहीं छोड़ना। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो एग्जाम से 30 डेज रह जाते हैं और वो हमें कहते हैं कि सर मेरा CM1A 3 बार रिवाइज हो चुका है। एंड बाय 3 बार रिवाइज व्हाट आई मीन कि 3 बार उन्होंने पूरी कोडिंग चेक कर ली है, 3 बार उन्होंने पास पेपर सॉल्व कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब वो बोलते हैं कि सर अब बताओ CM1B कहाँ से स्टार्ट करें। बहुत ही गलत अप्रोच है। हम लोगों को क्या अप्रोच फॉलो करनी है, जैसे जैसे हमारे जो भी चैप्टर्स होते जा रहे हैं, इनिशियल के लिए मैं बोलूँगा 15-20 डेज आप रुक सकते हो, लेकिन जैसे ही आप लोग चैप्टर 11-12 तक पहुँच जाओगे, आप लोगों को साथ के साथ क्या स्टार्ट कर देना है, एक्सेल। और वो बच्चे जिन्होंने आज तक एक्सेल खोल के भी नहीं देखा, आपको तो डे 1 से स्टार्ट करना है अपना बेसिक एक्सेल की वीडियो से। क्लास में भी हम लोग नेक्स्ट वीक से बेसिक एक्सेल को डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आप लोगों को अभी से ही बेसिक एक्सेल की वीडियोस अगले 2 से 2.5 हफ्तों में खत्म करके रख देनी। लेकिन ये गलती मत करना कि सारा सिलेबस कर लो और एक्सेल लास्ट में करो। उसका रीजन क्या है, रीजन क्या हो सकता है उसका, जो आर का रीजन मैंने बताया था कि एक्सेल एक ऐसी चीज है जहां पे आपको स्पीड बनाने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं लेकिन एक्सेल में अप्लाई करने के अलग प्रोसीजर होता है। और एक चीज और ध्यान रखना, मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या हमें अच्छे से प्रेजेंट करके आना है एग्जाम। आपका ये जो CM1B एग्जाम है, ये आपका एक्सेल का एग्जाम नहीं है। ये किसका एग्जाम है, ये आपका CM1A के स्किल्स टेस्ट करने का एग्जाम है सिर्फ एक्सेल में। आपके पास एक्चुअल में एक और एग्जाम है विच इज CP2, जहां पे वो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ आपका क्वेश्चन एक्सेल में रेप्लिकेट करना आना चाहिए, दैट्स इट। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो सजा लो, नेमिंग कन्वेंशन कर लो, सब कुछ कर लो। एक्सेल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आर। जो बच्चे अभी भी CS1 करके आए हैं बहुत डिफरेंट है, उसके जैसा नहीं है। तो यहाँ पे आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे। जैसे आर में हमें मेन स्ट्रगल क्या हुआ था, अगर मैं आपके लोगों की बात करूं कि इनिशियल में हमें आर में कमांड्स लिखने में दिक्कत थी, लेकिन एक बार वो आ गया तो बहुत ईजी है। यहाँ पे उल्टा है, इनिशियल में आपको एक्सेल बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब हम ग्रेजुअली CM1 के CT5 पोर्शन में मूव करेंगे और बड़े बड़े रिजर्विंग के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, वहां पे आप लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्सेल को हमेशा साथ लेके चलना है। ये दोनों के लिए, IFOI के लिए। अब IFOI वालों के लिए मैं एक और एडिशनल चीज ऐड कर रहा हूँ। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स जो अपना पहला एग्जाम प्लान कर रहे हैं, व्हाट, ऑनलाइन टाइपिंग। ये सेम चीज वो करते हैं कि हमारा पूरा CM1A सिलेबस हो गया, अब हमें सिर्फ 2 चीजों पे काम करना है, एक तो एक्सेल और एक ऑनलाइन टाइपिंग। ऑनलाइन टाइपिंग ऐसी चीज है जो आप 1 महीने में स्पीड अचीव नहीं कर पाओगे। रीजन बीइंग, हम लोग कॉपी पेन से कब से कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 20 साल तो हो गए हम लोगों को कॉपी पेन पे सॉल्व करते हुए। तो ऑल ऑफ अ सडन आप वही चीज 1 महीने में कैसे वर्ड पे ले आओगे। और जो बच्चे CS1 करके आ चुके हैं फिर CM1 कर रहे हैं, फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना हमने। ऐसा नहीं होगा कि अब आप लोगों के लिए बहुत केक वॉक होगा। वहां अलग नोटेशंस थी, यहाँ अलग नोटेशंस है, स्पीड बनाने में यहाँ भी टाइम लगेगा। तो वो चीज आपको साथ साथ लेके चलनी है। बट दो स्टूडेंट्स जो पहली बार ऑनलाइन टाइप करेंगे, आप लोग अपना टारगेट ऐसे सेट कर सकते हो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। दिसंबर में यू हैव टू प्रैक्टिस 25% क्वेश्चंस, देन 50, देन 75 और मार्च तक आते आते 100%। बाय 25% व्हाट आई मीन इज कि कंप्लीट क्वेश्चंस ऑन वर्ड। अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा। आप लोग क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चन लिया, पूरा कॉपी पेन पे सॉल्व कर लिया और उसको आराम से वर्ड पे टाइप करा। लेकिन ग्रेजुअली जब हम एग्जाम के पास पहुंचेंगे, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्टेप्स दिमाग में चल रहे हैं और साथ साथ आप टाइप करते जा रहे हो। और अगर उतना नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट रफ में जल्दी जल्दी सॉल्व करके हम टाइप कर रहे हैं। इतना तो होना ही चाहिए। मैक्स बेस्ट केस क्या है कि आप लोगों के स्टेप्स दिमाग में चल रहे हो और टाइप कर रहे हो। उतना नहीं हो पा रहा तो इनिशियल स्टेप्स रफ में कर लिया और फिर आप टाइप कर रहे हो। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर टिल हियर? So Aditya, I think you might have received one PDF and one video on ऑनलाइन टाइपिंग। वो उससे गो थ्रू करो और उसके बाद हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे कुछ नोटेशंस कि हमें कैसे वर्ड पे टाइप करनी है। अब वर्ड पे टाइप करने के 2 तरीके, या तो आप अलग से पूरा इक्वेशन एडिटर सीखो, लेकिन वो मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको नहीं आता, आप नॉर्मल नोटेशंस यूज करके भी वर्ड का एग्जाम कर सकते हो। जैसे कि आप एक नोटेशन पढ़ोगे AN, इसका क्या मतलब होगा, एनबीटी अरियर एन, अरियर फॉर N ईयर्स। तो इसको आप सिंपल क्या लिख सकते हो, A अरियर N। तो ये नोटेशन रिप्रेजेंट हो जाएगी। जैसे एक नोटेशन पढ़ोगे आप ADON, तो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, ADON।
तो अगेन आप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको एक्सेल के लिए बोला, एक्सेल का एग्जाम आपको एक्सेल के स्किल्स टेस्ट करने के लिए नहीं है। सिमिलरली अगर वो आपसे वर्ड पे एग्जाम ले रहे हैं तो वो आपके वर्ड के स्किल्स टेस्ट नहीं कर रहे, वो सिर्फ आपसे क्या चाह रहे हैं कि आप लोग एक्सप्लेन कर दो जो आप लिखना चाह रहे हो। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि आप एनवीटी को ए लिख के आ रहे हो और फिर सॉल्व कर रहे हो। अगर इतना शॉर्ट में लिखना है तो एटलीस्ट ऐसे लिख दो, A_N, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। इज इट क्लियर? तो ऑनलाइन टाइपिंग से इतना नहीं डरना, आप लोग जब असाइनमेंट सबमिट करोगे आई विल गिव यू फीडबैक ऑन दैट एज वेल कि आप लोग वर्ड पे सही टाइप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट स्टिल हियर? वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। एनीथिंग एल्स क्विकली? कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, ओरिएंटेशन सेशन है आज, सब सॉर्टेड है, सबके 80-80 नंबर आ रहे हैं जुलाई में। प्रियांशी, नो डाउट्स? आपका तो फर्स्ट एग्जाम है, सब सॉर्टेड है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। बिफोर आई वाइंड अप, अगेन देर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो। आज से आपको हर वीक के लिए वीकली टारगेट्स आने शुरू हो जाएंगे। मेक श्योर कि जो वीकली टारगेट्स आपको आएंगे वो आपके मिनिमम टारगेट्स होने चाहिए। मिनिमम मतलब कि अगर मैंने आपको बोला, अभी फर्स्ट वीक की बात नहीं कर रहा, मान लो 2-3 हफ्ते बाद आपका टारगेट है चैप्टर 4, 5, 7 के सारे स्टेप्स हो जाने चाहिए, तो अगर आप उस हफ्ते की सैटरडे क्लास में आ रहे हो, दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड। अगर आप चैप्टर 8, 9 पहले से ही कर रहे हो, दैट्स अ प्लस थिंग। लेकिन उसके करे बिना अगर आओगे तो फिर क्लास में आपको ब्लैंक बैठना पड़ेगा, क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। हम लोग हर चैप्टर के इसी तरीके से करेंगे, आप लोगों को टारगेट्स देंगे, अगर उसके कॉन्सेप्चुअल डाउट्स है तो वो डिस्कस करेंगे और फिर हम उसके पास पेपर्स मूव करेंगे। इज इट क्लियर? तो मेजॉरिटी मेरा ये कोशिश रहेगी कि हम लोग क्लास में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम को मैं हमेशा 2 पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ, 50-50। 50 इज फॉर इजी अटेम्प्ट एंड दिस इज, इसके भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, 20 एंड 30। 20 इज मीडियम एंड 30 जो होता है बिल्कुल ही आपको टेस्ट करने वाला, प्रॉपर एप्लीकेशन अप्लाई करने वाला। तो मेरा फोकस जो लाइव क्लासेस में रहेगा वो इन 50 मार्क्स के लिए रहेगा। ये 50 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो वीडियोस गो थ्रू करके। ठीक है, क्लियर है? ओके, देयर इज अनदर क्वेश्चन सर, व्हाट शुड बी द टाइपिंग स्पीड पर मिनट? नथिंग नेसेसरी, आप सिर्फ ऐसे सोचो कि जो ऑनलाइन टाइपिंग के बाद वाले एग्जाम पेपर्स आए हैं वो आपके अटेम्प्ट होने चाहिए स्टिपुलेटेड टाइमलाइन में। मींस अगर आप कोई सितंबर, फॉर एग्जांपल सितंबर 2022 का आपने एग्जाम पेपर खोला है आदित्य, अगर उसमें कोई 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना टाइम लगना चाहिए उसमें? 20 मिनट। सिंपल सी बात है, सिंपल सा मैथ्स है। हर एक मार्क के लिए आपके पास एग्जाम में 2 मिनट्स है। तो अगर आप 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो आदित्य, तो आप स्टॉप वॉच ऑन करके उसको 20 मिनट्स में आपका सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप 90 मार्क्स का भी CM1 ट्रू अटेम्प्ट करके आओगे, देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि आपके उसमें 80 आ जाएंगे। CM1 इज दैट मच इजी, बट कंटेंट बहुत ज्यादा, मतलब आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, एग्जाम निकालना ट्रिकी नहीं है। और अगर आप CS1 से इसके आवर्स कंपेयर करो तो CS1 में अगर आप लोगों ने 10 घंटे पढ़ाई करी है तो यहाँ पे आपको 15 घंटे करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 50% एक्स्ट्रा टाइम तो आपको यहाँ पे देना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी अदर क्वेश्चंस? ऑफलाइन स्टूडेंट्स, नो क्वेश्चंस? सारांश, नथिंग? शिरीष खुशी इतनी है अभी तो, है ना? 2 पेपर नहीं, ठीक है। मतलब सबसे अच्छा मोटिवेशन ये होता है कि हम 12th से निकलते ही 2 पेपर निकाल लें। अब हमारी कॉलेज लाइफ भी सॉर्टेड हो जाएगी, हमें 4-5 सेमेस्टर में सिर्फ 4 पेपर पे फोकस करना है। ठीक है, लेकिन फिर से बोल रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। Online students waiting for responses, otherwise we are done for the day. And students who have joined from YouTube, you can ask on the institute's number, that is 9910427442. I have access, I can read your messages. Quickly tell me if you have anything to ask. And again, this was not the complete orientation. तो सब्जेक्ट के बारे में हमने और डिटेल में प्रायर ओरिएंटेशन सेशंस में डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप लोग डायरेक्टली इस सेशन में आए हो आज, तो डू वॉच दोज ओरिएंटेशन सेशंस बिफोर स्टार्टिंग विद योर कंटेंट। तो उसको देखना, वहाँ पे हमने और थोड़ी सी अलग बातें कर रखी होंगी। आज की क्लास में हमने थोड़ी अलग बातें करी है।
अच्छा वो क्वेश्चंस नहीं आए मेरे पास ओरिएंटेशन सेशंस में भी आप लोग एक एग्जाम अटेम्प्ट कर चुके हो। कल CS1 में मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो मैं आज शायद फ्रेशर स्टूडेंट ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि व्हाट इफ हम लोग साथ बैठ के एग्जाम कर ले, व्हाट इफ हमारे पास 2 स्लॉट्स होते हैं, हम लोग जैसे होता है ना एग्जाम में एक 8:30 का स्लॉट होगा, एक 9 वाला होगा, 8:30 वालों से एग्जाम पेपर ले ले। बेटा डोंट इंडल्ज इन दीज एक्टिविटीज, इट विल नॉट फेच यू एनीथिंग। देयर इज वन स्टूडेंट जिन्होंने अभी लास्ट डाइट में, हमारा नहीं है उनका, मेरे पास कॉल आया था कंसल्टेशन के लिए कि 2 स्लॉट्स होते हैं 8:30 9 वाला, उन्होंने 9 वाला उनका स्लॉट था, 8:30 वाले स्लॉट से उन्होंने क्वेश्चन पेपर ले लिया था, क्वेश्चन पेपर ले लिया, सॉल्यूशन में सबमिट कर लिया। आफ्टर 1 मंथ उनके पास इंक्वायरी आई कि आपने एग्जाम पेपर तो सबमिट कर दिया, नहीं वो भी ठीक है लेकिन पोर्टल से आपका क्वेश्चन पेपर ही डाउनलोड नहीं हुआ। हाँ डाउनलोड ही नहीं करा ना, पोर्टल से उन्होंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर रखा, एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो क्या होगा, 2 साल बैन। आई डोंट नो उनका 2 साल बैन हुआ या 6 महीने बैन हुआ, लेकिन एग्जाम फेल। तो क्या क्या वेस्ट हुआ, 6 महीने की प्रिपरेशन वेस्ट हुई, आपका एक सोसाइटी से बैन हो गए हो, आपके कॉस्ट वेस्ट हुई, ठीक है। तो इन सब एक्टिविटीज में मत पढ़ो, आप फर्स्ट प्रिंसिपल से लाइफ को जियो। फर्स्ट प्रिंसिपल से लाइफ को जीने का मतलब इजीली, आराम से, स्मूथली करो, और बहुत मुश्किल नहीं है एक्चुअल सिर्फ उनके लिए मुश्किल है, 2 लोगों के लिए मुश्किल है, या तो आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्पेशली वो बच्चे जो एक सब्जेक्ट क्लियर कर चुके हैं वो एक एस्पेक्ट में तो विन कर चुके हैं कि मैथ्स आप लोगों का स्ट्रांग है। दूसरा, अगर आप एक डिसिप्लिन वे में पढ़ाई नहीं करोगे, तो अगर आपको लगेगा कि हम समवेयर अराउंड मार्च में उठेंगे और 1 महीना लग के पढ़ाई करेंगे, तो देयर इज अ चांस कि हो जाए, लेकिन आप उस प्रोबेबिलिटी कम से जाओगे अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। ये अगर आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हो तो आई एम टेकिंग 95% गारंटी दैट यू विल बी एबल टू पास द एग्जाम इन अप्रैल और मई 2024। कहाँ गए 5%? लक या फिर कुछ एग्जाम देके पैनिक ना करो, ठीक है। उसके 5% हम साइड रखते हैं, बट देयर इज अ 95% गारंटी दैट यू विल बी पासिंग द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड विद गुड मार्क्स। और अगर आप लोग इसको 2 या 3 बार रिवाइज कर लोगे देन स्काई इज द लिमिट, मतलब फिर तो 80-90 मार्क्स इजीली अचीवेबल है। और अपने आप को मोटिवेट करो, ये जो आप लोगों का पीरियड है ये गोल्डन पीरियड है एक्चुअल जॉब्स के लिए। इस वक्त इतनी डिमांड है, अभी मेरे पास पीछे 2-3 एम्प्लॉयर्स के मैसेजेस आए थे, दे नीड फ्रेश ग्रेजुएट्स विद 1 और 2 एग्जाम्स, तो आप देख रहे हो किस स्ट्रीम में, CFA में घुसो आप, CA में घुसो, किस स्ट्रीम में ऐसा होता है कि जहां हमारी कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती और हमारे पास जॉब की इतनी अपॉर्चुनिटीज होती है। आज की डेट में एक फ्रेश CA का पैकेज आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या होगा जिसने CA पूरा कंप्लीट कर लिया? एनी आइडिया, एनी गेसेस? इतना मिलता है? नहीं मिलता भाई। 12-15 लाख आपको वो कंपनी देगी जो टॉप 4 है। आपका एवरेज पैकेज अगर आप गिनोगे तो 8-9 लाख से ऊपर नहीं है, 8-9 लाख से ऊपर नहीं है CA का पैकेज। वही आपको फ्रेशर में एक्चुअल में मिल रहा है आज की डेट में, 8 to 10 lakhs जस्ट आफ्टर क्लियरिंग 2 to 3 एग्जाम्स। लेकिन जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उनको मोटिवेट करना चाहिए अपने आप को कि हम लोग 5 to 6 एग्जाम्स दें। चलो आज हम ओरिएंटेशन में बैठे एक और बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आते हैं कि सर हमने ये सुना है कि बाकी सारा खर्चा हमारा कंपनी देती है, एक बार जब हमारी जॉब लग जाती है बाकी सारा एक्सपेंस कंपनी उठाती है, तो व्हाट इफ हमें तो एक एग्जाम दे के ही अपना जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए, बिकॉज फिर उससे ये तो फायदा होगा हमारी कॉस्ट इनकर नहीं होगी। तो रीजन क्या है, मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ कि जो लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उनको बहुत ध्यान देना चाहिए। तो फिर तो फायदा है ना कि हम लोग एक एग्जाम ही देके जॉब ज्वाइन करें और बाकी के एग्जाम्स का खर्चा भी कंपनी देगी और उसके इंक्रीमेंट्स भी हमें कंपनी में मिलते रहेंगे, है ना, तो हम ज्यादा बेनिफिट में। तो क्यों नहीं हमें ऐसे करना चाहिए? वेरी गुड प्रियांशी, जॉब के बाद आपको टाइम कहाँ मिलेगा? आप लोग 12 आवर्स का, ऐसा नहीं है कि उसके बाद एग्जाम निकलेंगे नहीं, लेकिन जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है, जो आप लोग 12th के कॉन्सेप्ट से अभी अवेयर हो, वो आप लोग टाइम के साथ भूलते जाओगे। सबसे बड़ी बात, आप लोग 12 आवर्स जॉब करके आओगे इंक्लूडिंग ट्रेवल टाइम। उसके बाद आप लोगों को फैमिली को भी टाइम देना है ना, थोड़ा मस्ती भी करनी है। बहुत कम टाइम बचेगा। ये देखिए कि जो आपके बाकी पीयर्स हैं जिन्होंने जॉब ज्वाइन करा वो 7-8 एग्जाम्स पे ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं और हम लोग अभी भी CM1 या CS1 पढ़ रहे हैं। तो बेटर है कि अगर आपको इस फील्ड में कुछ फोड़ना है तो आप ग्रेजुएशन के साथ 5-6 एग्जाम्स एटलीस्ट एम करो और बाकी के एग्जाम्स आपके इजीली 2 to 3 ईयर्स में हो जाएंगे। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर बिकमिंग एन एक्चुअली जस्ट एट द एज ऑफ 23-24। वो नहीं होता था आज से 10 साल पहले। जो आपकी एवरेज एज थी एक्चुअली बनने की वो समवेयर अराउंड 27-28 थी, फिर वो 25-26 हुई। लेकिन आज की डेट में आपकी कॉम्पिटिटिव फील्ड में 23 एज में आराम से एक्चुअली बन सकते हो। जो शिरीष आपका एग्जाम्पल लेते, व्हाट इज योर करंट एज राइट नाउ? 18। तो 18 में आपके पास 2 एग्जाम्स है। अभी भी अगर आप हर 6 महीने में एक एग्जाम देते रहो तो कितने एग्जाम्स टोटल बचे हैं? 11 एग्जाम। तो 5.5 साल में और आप हो सकते हो, तो कितने हुए?
23.5। और ये मैंने आपको बिल्कुल ही ईजी वे बताया कि हर डाइट में एक एग्जाम होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपने आप को चैलेंज करोगे, 2-2 एग्जाम देते रहोगे, तो ईजिली 23 में आप एक्चुअली बन सकते हो। और मैं तो कहूँगा जितनी जल्दी बनोगे उतना अच्छा है ना, बाकी की लाइफ आप इंजॉय करके निकालो। नहीं तो हर डाइट में ऐसे आएगा कि हर बार अप्रैल में एग्जाम आया, जुलाई में रिजल्ट देखा, फिर सितंबर में एग्जाम आया, दिसंबर में रिजल्ट देखा। तो जितनी जल्दी हो सकती है अपने एग्जाम्स कंप्लीट करो, और जो न्यूमेरिकल एग्जाम्स है उनको ग्रेजुएशन के साथ खत्म करो। जिनकी हो गई वो जॉब ढूंढो। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आपसे तो मैंने पर्सनली भी डिस्कस करा था। यू हैव 2 ऑप्शंस, ईदर टू जस्ट ज्वाइन द जॉब एंड स्ट्रगल जॉब्स के साथ एग्जाम्स। लेकिन थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो कि आप अगले एक डाइट में मैक्सिमम एग्जाम्स टारगेट करो, और जैसे ही अप्रैल में एग्जाम्स दे दोगे जॉब सर्च स्टार्ट कर दो। लेकिन ये वाला गैप आप बढ़ा भी नहीं सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ये कोई ऐसे एग्जाम्स घर बैठ के एग्जाम्स देते जा रहे हो, क्योंकि दे विल क्वेश्चन यू कि आफ्टर योर ग्रेजुएशन व्हाई हैव यू नॉट ऑप्टेड फॉर सम रेगुलर थिंग फॉर नेक्स्ट 1 or 2 years। तो देयर विल बी क्वेश्चनिंग ऑन दैट। तो आप लोगों को ये, अब आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप लोगों के लिए टाइम भाग रहा है, आप लोगों को एग्जाम्स पे फोकस करना, जॉब भी देखना स्टार्ट करना। आप करना चाहिए। एक आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई थी? अप्रैल के बाद जॉब देखना स्टार्ट करो, बिल्कुल करो। एनीथिंग एल्स स्टूडेंट्स? लास्ट 2 minutes, if you have anything quickly put that in the chat section. Yes, you will be getting targets from next week onwards. तो नेक्स्ट वीक का टारगेट तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। वैसे मैं हमेशा फर्स्ट क्लास में 4, 5, 7 तीनों देता हूँ, थोड़ा सा लाइट चलते हैं। यू हैव टू कंप्लीट जस्ट चैप्टर 4 and 5 इन नेक्स्ट क्लास। यू विल बी गेटिंग दीज टारगेट्स ऑन व्हाट्सएप। चैप्टर 4, 5 में हार्डली आपको 4 to 5 आवर्स लगेंगे, दैट्स इट। लेकिन अगर मैं आपको 4, 5 लीनियंट टारगेट दे रहा हूँ, यू शुड हैव सेल्फ टारगेट्स ऑफ कंप्लीटिंग टिल एटलीस्ट चैप्टर 8 and 9। Okay student, with this note, that's it from my side. We'll continue in the next class with the question practice.